स्टार्ट करें बेटा, बैठ जाओ सारे, जल्दी जल्दी फास्ट। किसने बोला प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं हम लोग? तो लिविंग वर्ल्ड बचा है ना? हाँ चलो पढ़ रहे हैं। तो उसने पूछा भी नहीं, अपने आप इस लगा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गलती वहां से हुई है, किसी दूसरे में स्टार्ट हो रहा होगा। चलो बैठो जल्दी से, बैठो। लास्ट हमने बेटा वो पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है ना? जल्दी बैठ जाओ। हाँ, ICBN, ICZN, ठीक है? बैठो जल्दी जल्दी, बैठो बेटा। चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कर ले अगर मर्जी है तेरी, वैसे तो नहीं आएगा वो, बैक्टीरिया वायरस वाला नहीं आएगा बेटा। हाँ चलिए, हमने जो लास्ट पढ़ा था बेटा, हमने अब रूल्स पढ़ने हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, ठीक है? उस रूल्स को लिखकर उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन का आगे का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? हाँ बेटा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्लांट किंगडम का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, उसको करेंगे, पर उससे पहले हमें अभी इसमें दो चीजें हैं जो खत्म करनी है। एक पढ़ना है हमें रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, नियम पढ़ने हैं नोमेनक्लेचर के, ठीक है? हमने जो लास्ट पढ़ा था, जो मुझे याद है, हमने हमने बात करनी है इसकी, नोमेनक्लेचर की बात करनी है। हमने लोकल नेम, साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ा था, यस, ठीक है? हमें जो पढ़ने हैं बेटा वो रूल्स पढ़ने हैं। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक आज लिखना है वो लिखना है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। बैठ जाओ भाई सारे, और थोड़ा जल्दी किया करो, ठीक है? जल्दी बैठो, हेडिंग डालो, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जल्दी हेडिंग डालो, जल्दी पढ़े, ठीक है? आपका टेस्ट कब है अगला? 17 को। सेल साइकिल आ रहा है? सिर्फ सेल साइकिल, सेल और सेल साइकिल दोनों है? सिर्फ सेल साइकिल है? कोई दिक्कत है किसी को उसमें? क्वेश्चन वगैरह बना लिए सबने? ठीक है, ठीक है, तेज बोल। क्या? माइटोसिस से पहले कौन सा आएगा? G2 आएगा, प्री, और पोस्ट आएगा जीवन। अरे भाई, साइकिल में कुछ शुरुआत और एंड तो होता नहीं है, तो एम फेज से पहले G2 है, एम फेज के बाद जीवन है, नहीं? ठीक है ना? और कोई? पढ़ाई पे स्टार्ट करें, ठीक है? आज जल्दी आओ मुझसे। देखो प्लान क्या है, सुन लो ध्यान से। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोशिश करेंगे फिनिश हो जाए, थोड़ा बहुत बचेगा तो कल ये, और इसके साथ जो प्लांट किंगडम का स्टार्टिंग वाला टॉपिक है जिसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर जब भी हम लोग मिल रहे होंगे एल्गी पढ़ रहे होंगे, ठीक है? उस वीक में प्लांट किंगडम हम खत्म कर पाएंगे आसानी से। फिर समझ में आ रहा है? ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको 21 तारीख को राखी कब की? 19 की है, 19 की है शायद, 18 का संडे है ना? कौन कह रहा है 20 की है? 19 की है। तो 20 तारीख से एमडी सर आ रहेंगे, मेरी बात हो गई है उनसे, ठीक है? 20 वाले जो वीक है आपका, एमडी सर आपको पढ़ा रहे होंगे, और उस दिन शायद ट्यूसडे है, तो वो ट्यूसडे से चांसेस हैं सैटरडे तक रुकेंगे, ठीक है? क्लियर है बेटा? आपका लास्ट चैप्टर क्या, मूवमेंट लोकोमोशन चल रहा है, खत्म हो गया, तो अब उस मेरे ख्याल से नर्वस स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है? क्लियर है? तो वो कराएंगे सर, मेरी बात हुई है सर से, ठीक है? तो अब आपका काम क्या रहेगा, अब जब आपकी 2-3 दिन एक दो छुट्टी मिल रही होगी, अपने जो भी चैप्टर्स हैं उनको एक रिवीजन कर लेना, ठीक है?
बायोलॉजिकल की वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो जाएगी जो हम लोग डीप लाइन करा रहे हैं, मैं सेल साइकिल करा दूंगा उसके बाद। ठीक है, पर चांसेस हैं कि एग्जाम वाले से पहले हो पाएगा नहीं हो पाएगा मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं मान लो एक ही लेक्चर करा पाऊंगा जो भी है, पर मैं करा जरूर दूंगा। लॉन्ग टर्म विजन देखो कि आपको कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, सेल करना है, सेल साइकिल करना है और बायोलॉजिकल रिवाइज करना है। क्लियर है? सही है, टिल 20 तारीख तक। सही। सेम जूलॉजी में बाकी के 4 चैप्टर जो है उनको रिवाइज करना है। रिवीजन कैसे करोगे अपने हिसाब से प्लान करो। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता रिवाइज के। जल्दी बैठ बेटा। हाँ, तुम लोग कहाँ गए थे खाना खाने? है हो गया है पार्टी वार्टी तो क्या आप करेंगे? कौन पार्टी? नहीं, मैं पार्टी क्यों दूंगा भाई? है, पढ़ लें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। रिवीजन का तरीका अपना निकालो। सिंपल तरीका, बेस्ट तरीका क्या है? पहले नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, एक बार नोट्स रिवाइज करने के बाद ब्रेन में रिवीजन करो। अगर आपको सारी चीजें याद है ठीक है, नहीं तो आपको उसको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चंस करो। क्लियर है? तो आपके पास 7 चैप्टर होंगे रिवाइज करने के लिए बायो में। 7, 4 + 3, उसी हिसाब से फिजिक्स में 3, 4, 5 होंगे, तो आपके पास अच्छा खासा काम रहेगा। कोशिश करो सारा पूरा करो। ठीक है, उसके हिसाब से अपने प्लान्स बना लो। क्लियर है? फिर मैं बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सही है, वो एक काम है आपके लिए, आपको करना ही है। तरीके अलग हो सकते हैं। सही है? क्लियर? अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में तो सिचुएशन बहुत खराब है बेटा। आप ड्रॉपर बैच में हो, है ना? और ये ड्रॉपर बैच का मतलब क्या होता है कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, आपको दोबारा से चांस मिला है। जो काम आपको 11th 12th में करना था वो काम आपने नहीं किया, वो चाहे कोई भी दिक्कत रही हो, हम उस पर नहीं जा रहे, पर आपने वो 11th 12th पे नहीं किया जो काम आपको करना था। तो ये आपको एक चांस मिला हुआ है। अगर आप इसमें ये बात कहेंगे कि मन नहीं कर रहा है तो फिर आप खराब सिचुएशन में। ठीक है? क्लियर? हाँ। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं हो रहा है तो फिर बेटा वो और खराब सिचुएशन में है, क्योंकि आसानी से तो पढ़ाई होती ही नहीं है। ठीक है, सबसे मुश्किल काम ही वही है जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स पे बात करते हैं। आपको ये बात मैंने आइडिया दे दिया था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कॉपी दिखाना बेटा। वो रूल्स किसने, अच्छा रूल्स पे बात कर रहे हैं, हमने वो सब लिखवा दिए थे, लीनियस ने दिया था ये। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या हम लोग बात करेंगे, हमारे पास क्या है बेटा, जो भी साइंटिफिक नाम है, जो भी साइंटिफिक नाम हम लोग लिखते हैं, साइंटिफिक नेम का एक और नाम होता है बायोलॉजिकल नेम। साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट होते हैं, नाम के 2 पार्ट हैं। एक है जीनस एंड दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नाम है। समझ में आ रहा है? मैंगो का साइंटिफिक नाम है। ये क्या दे रखा है बेटा, ये जीनस दे रखा है या जीनस और स्पीशीज दोनों दे रखा है? अब सुने ध्यान से, ध्यान से सुने, अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर मैं लिखता हूं मैंगीफेरा, ठीक है, और एक मैं लिखता हूं इंडिका, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो दे रखा है ये स्पीशीज दे रखा है। मेरी बात समझो ध्यान से, ये स्पीशीज दे रखा है, ये जीनस स्पीशीज नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो 2 हिस्सों में लिखा जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जीनस के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैंगीफेरा इंडिका में ये जीनस है, ये स्पीशीज है, पर ये किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है। सही है, वो एक स्पीशीज है। अगर मैंगीफेरा अकेले लिखा है तब वो क्या है, जीनस है। इंडिका अकेले कोई मीनिंग नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा वर्ड जिसके आगे जीनस नहीं लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। समझ आ रहा है? इंडिका नाम से कोई स्पीशीज नहीं होती है, क्योंकि जब तक जीनस नहीं होगा, मुझे ये नहीं पता किस जीनस की स्पीशीज है, तो मैं लिख नहीं सकता। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल का पहला चीज क्या है कि साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट है, नाम के 2 पार्ट है। समझो इस बात को।
साइंटिफिक नाम के दो पार्ट हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। हम स्पीशीज वर्ड क्यों लिख देते हैं यहां पर स्पीशीज वर्ड अकेले नहीं आ सकता। मतलब ये वाला जो वर्ड है ना, इसको स्पेसिफिक एपिथेट कह रहे हैं। नो मीनिंग अलोन, इसका अकेले कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एपिस इंडिका किसको कहते हैं, किसी को पता है? हनी बी को। यस, तो हनी बी को एपिस इंडिका कह रहे हैं। मैंगीफेरा इंडिका किसको लिख रहे हैं? मैंगो को लिख रहे हैं। तो इंडिका का अकेले का क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? जब तक उसके आगे क्या ना लिखा जाए, जीनस ना लिखा जाए। तो किसी भी साइंटिफिक नाम के दो पार्ट होंगे, पहला जीनस होगा और दूसरा क्या होगा? स्पीशीज होगा। तो ये जो नाम दे रखा है ये स्पीशीज का नाम है। किसका नाम है? स्पीशीज का नाम है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये नाम स्पीशीज का नहीं, स्पीशीज का नाम अकेले नहीं हो सकता, उसके आगे जीनस लिखा हुआ होना जरूरी है। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। दूसरा पॉइंट, हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नाम जो होता है उसको किसमें लिखते हैं? रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। किसमें लिखते हैं? लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। साइंटिफिक नाम को लिखने के लिए कोई एक भाषा फॉलो करनी पड़ेगी। या तो आप लैटिन फॉलो कर लो, या आप फॉलो कर लो इंग्लिश, या आप फॉलो कर लो ग्रीक। ये क्लियर है? आपको क्या करनी पड़ेगी? कोई एक भाषा फॉलो करनी पड़ेगी। या तो आप इंग्लिश फॉलो कर लो, या आप ग्रीक फॉलो कर लो। समझ में आ रहा? कोई एक भाषा फॉलो करनी पड़ेगी। साइंटिफिक नाम के लिए लैटिन लैंग्वेज ली जाती है बिकॉज इट इज डेड लैंग्वेज। ये एक डेड लैंग्वेज है, इसके नियमों में अब बदलाव नहीं होंगे। अब क्या होगा इसमें? नो चेंज इज अकरिंग। इस भाषा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्लियर है? अगर नाम किसी और लैंग्वेज का है, इफ नेम इज फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, अगर नाम किसी दूसरी लैंग्वेज का है, डिफरेंट भाषा का है, तो उसको लैटिनाइज करते हैं। उसको क्या करते हैं? लैटिनाइज करते हैं। बताता हूं कैसे। इट इज लैटिनाइज। लैटिनाइज मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं लैटिन लैंग्वेज में। मेरी बात सुनो ध्यान से। उस फ्रूट का नाम मैंगो इंडिया था, मैंगो जो इंडिया में मिल रहा है, उसका नाम बदल के उसको लैटिन भाषा में करा मैंगीफेरा इंडिका। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंग्लिश भाषा का, ये इंग्लिश का नाम था बेटा। अगर नाम इंग्लिश में है तो उसको लैटिन में आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी नाम किसी भी भाषा का है, उसको फाइनली आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लैटिन में करना पड़ेगा। भाषा कौन सी यूज करेंगे? लैटिन। किसी भी नाम के दो हिस्से हैं, जीनस और स्पीशीज। अकेला स्पेसिफिक वाला पार्ट नहीं लिखा जाता। बेटा मेरे से पूछ। बच्चे सीरियस रहो, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस चीज को लेके बहुत खराब फील करूंगा अगर आप 20 तारीख तक रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है? कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें करना है, तुम्हारी मर्जी है। क्लियर? ठीक है, तुम्हारा बैकलॉग है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें कुछ नहीं आया, तुम्हें रिवाइज करना है। क्लियर है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हें करना है खुद के साथ। नहीं करोगे नहीं होगा। मैं बार बार, मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को लेके। ठीक है? क्लियर है? हम रैंक की बात तो तब करेंगे ना जब तुम्हारा सारा कवर हो रहा हो। क्लियर? तो मैं 20 के बाद अराउंड आपके में कुछ बदलाव दिखना चाहिए। ये जो टाइम है 12 से 20 के बीच में, 4-5 दिन, 3 दिन, जो भी छुट्टी मिले पूरी जान लगाओ। ये वो टाइम नहीं है कि फैमिली के साथ टाइम, तुम पिछले 18-16 साल से फैमिली के साथ ही तो टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक साल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? सही है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइम पढ़ाई पे लगाना है। और टाइम पढ़ाई पे लगाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई बोलेगा नहीं चाहिए, कोई तरीका नहीं चाहिए आपको। तरीका आपका होगा, हमें सिर्फ उसका रिजल्ट चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये वाली बात समझ में आ गई। नाम के दो हिस्से हैं, दो अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक नाम के दो हिस्से हैं। किस भाषा में लिखा जाएगा? लैटिन में, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। और अगर किसी और भाषा में होगा तो उसको लैटिनाइज करेंगे। जैसे इस नाम को हमने क्या कर दिया? लैटिनाइज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको लैटिन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब तीसरा नियम क्या है बेटा? तीसरा नियम यह है कि जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल, लिखने का टाइम दूंगा, कैपिटल लेटर से।
और स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट किससे स्टार्ट होता है? स्मॉल लेटर से। स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। क्लियर है? सही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? अगला नियम, अगर इफ साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड, अगर उसे किताब में प्रिंट कर रहे हैं तो इट शुड बी इन इटैलिक्स। अब ये इटैलिक्स क्या होता है? आपने देखा है कि एक तरीका होता है इस तरीके से टेढ़ा लिखा होता है, आपने देखा होगा मैसेज में भी आता है ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ, हल्का सा जो टेढ़ा लिखा हुआ होता है ना, इसको कहते हैं इटैलिक्स। ये लिखने का तरीका है। ये इटैलिक्स कोई भाषा नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है। अगर मैं उसको इटैलिक्स में लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है दिस नेम, दिस वर्ड्स, दिस नेम हैव लैटिन ओरिजिन। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अगर मैं उसको टेढ़ा लिख रहा हूं एक लैटिन करके, बेटा देखो फॉन्ट होता है ना, फॉन्ट मतलब कितना बड़ा है छोटा है ना, ऐसे एक लिखने का तरीका होता है। अगर वो टेढ़ा करके ऐसे लिखा हुआ है उसे कहते हैं लैटिन, नहीं उसे कहते हैं इटैलिक्स। इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये बताते हैं कि ये नाम का कौन सा ओरिजिन है? लैटिन ओरिजिन है। अगर वो हाथ से लिखा होगा, आप क्योंकि भाई आप लैटिन तो इटैलिक्स लिख नहीं सकते, अगर हैंड रिटन होगा इट इज अंडरलाइन सेपरेटली। उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, ताकि पता चले वो लैटिन है। जैसे मान लो हमने यहां पर लिखा मैंगी फेरा इंडिका, हमने क्या लिखा बेटा? मैंगी फेरा इंडिका लिखा। तो मैंने क्या किया, इसको हाथ से लिखा है तो इसको हमने क्या किया? लाइन लगा दिया। अगर प्रिंट किया है बुक में या कहीं भी तो उसको किस में किया है? इटैलिक्स में। अंडरलाइन करने का भी मतलब क्या है? ये शो करना कि इसका क्या ओरिजिन है? लैटिन ओरिजिन। समझ आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, जो भी साइंटिस्ट का नाम है जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ ऑथर, ऑथर क्या होगा? जिसने नाम खोजा है। नेम ऑफ ऑथर, ऑथर मतलब जिसने नाम दिया, जिसने प्रोवाइडेड नेम। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ज्यादा नाम किसने दिए हैं? लीनियस ने, क्योंकि सारे नाम उसी ने दिए थे, कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने भी दिए हैं। तो नेम ऑफ ऑथर, या ऑथर कौन है? जिसने नाम दिया है, प्रोवाइडेड नेम। साइंटिस्ट जिसने क्या दिया है? प्रोवाइड किया है नेम, इज रिटन आफ्टर साइंटिफिक नेम। पर ये कंपल्सरी नहीं है साइंटिफिक नेम। और इसको हम लिखेंगे कैन बी रिटन। कैन बी रिटन मतलब लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कैन बी मतलब हम लिख सकते हैं किसके बाद? साइंटिफिक नेम के बाद। कैसे लिख सकते हैं? कंप्लीट नेम और एब्रीवेटेड फॉर्म में। कंप्लीट नेम और एब्रीवेटेड। एब्रीवेटेड क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। एब्रीवेटेड क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया बेटा? हमने यहां पर लिख दिया सॉरी, हमने यहां पर लिख दिया मैंगी फेरा इंडिका। ये नाम गलत नहीं है, मैंगी फेरा इंडिका गलत नहीं है, लेकिन मैंगी फेरा इंडिका के बाद ज्यादा सही नाम है कि मैं साइंटिस्ट का नाम लिख दूं लिन। अब ये दोनों इटैलिक्स में हो सकते हैं। ये दोनों किस में हो सकते हैं? इटैलिक्स में। ये इटैलिक्स में नहीं होता। किसको नहीं समझ में आई? नहीं, इसको अंडरलाइन भी नहीं करेंगे। समझ में आया? साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिखना है लिन, या सिर्फ एल, या लीनियस पूरा लिखते नहीं है, नॉर्मली पूरा भी लिख सकते हैं। तो मैंगी फेरा इंडिका, मान लो आपके पास नाम दे रखे हैं मैंगी फेरा, फिर मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका लिन, ज्यादा करेक्ट लिन वाला है। अगर मान लो ऐसे दिखा होता मैंगी फेरा इंडिका, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, मैंगी फेरा इंडिका, मान लो लिन वाला ऑप्शन ही नहीं है तो फिर मैंगी फेरा इंडिका ठीक है। समझ में आ रहा है? 5 नियम है। पहला नियम, 2 पार्ट होंगे, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर? जीनस कैपिटल से, वो स्मॉल से। जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को कौन सी भाषा में लिखा जाएगा? लैटिन में। लैटिन भाषा का इसलिए उसको इटैलिक्स में लिखते हैं या अंडरलाइन करते हैं। सही है? पहला लेटर कैपिटल से, दूसरा वाले का स्मॉल लेटर से। सही है? ऑथर का नाम बाद में लिखेंगे। समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। आपको किसी को याद है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम की कुछ चीज हुआ करती थी? ठीक है, देखो
मान लो बैक्टीरिया से मुझे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला है, उसका नाम इको R1 है। ये मिला था इस चिरचिया कोलाई से, इस चिरचिया कोलाई से। ये जीनस था, ये स्पीशीज था। जब आप अपनी बायोटेक की एनसीईआरटी देखोगे ना, ये दोनों हल्का इटैलिक्स में होता है, इको का ये इटैलिक्स में होता है, ये नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जीनस और स्पेसिफिक का नाम है। आर स्ट्रेन है, साइंटिस्ट नहीं है, स्ट्रेन है। आर क्या है? स्ट्रेन है। समझ इस बात को। इनको इटैलिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। इटैलिक्स में इन तीनों को लिखोगे क्योंकि वो जीनस और स्पीशीज है। समझ में आ गया? जैसे मान ले मैंने तिरछा करके ऐसे लिख दिया है हिंड, मान लो हिंड, उसके बाद मैंने ये नॉर्मल लिखा और फिर 3 लिख दिया। इससे मुझे पता चल रहा है ये जीनस है, ये स्पीशीज है आईएन, क्योंकि ये हल्का सा टेढ़ा है। समझ पा रहे हो? ये डी इसकी हो सकता है स्ट्रेन हो, ये उसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी एक अलग चीज है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, ये 3 वर्ड इटैलिक्स में है, इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम का पार्ट है। समझ आया? ये जब आप बायोटेक की किताब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए नोट करिए, पहले इसको क्वेश्चन करेंगे। ऑथर नाम तो कैपिटल में ही होना चाहिए, ठीक है, पर उसको या तो फुल लिखेंगे या शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, पर इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, अंडरलाइन में नहीं करेंगे। क्या चीज? नहीं, स्पीशीज का मतलब मैंगीफेरा इंडिका, स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब इंडिका, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। क्या चीज? मैंने लिख दिया है इसको कि स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज बोलते हैं। स्पीशीज एक्चुअल में दोनों को मिला के बोलना चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? एपिथेट का मतलब होता है आखिरी में लगने वाला वो हिस्सा जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। सबका ही होता है, आखिरी हिस्से का क्या मीनिंग जब उसके आगे जीनस ना लिखा हो तो। मान ले मैं तेरे को कोई एड्रेस लिख के देता हूं, ठीक है, मैंने लिख दिया यू बिहार, लिख दिया बिहार के बाद पटना लिख दिया, पटना के बाद मैंने लोकेलिटी भी बता दी बोरिंग रोड, उसके बाद मैंने सोसाइटी नहीं बताई, मैंने फ्लैट नंबर लिख दिया, पहुंच जाएगा? तो बिना जीनस के स्पीशीज पे कैसे पहुंचेंगे? इंडिका का एज सच कोई मतलब नहीं है, अकेले मतलब नहीं है, जब तक उसके आगे वो नहीं लगा रहेगा जीनस, तब तक मतलब नहीं है बेटा। इसमें अकेले कोई मीनिंग नहीं है, पर ये एक ऐसा वर्ड, इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तब मीनिंग आएगा। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे, मैंने इसको स्पीशीज यहां लिख दिया, इससे मत कंफ्यूज हो। ऐसे समझो कि अकेले का कोई मीनिंग नहीं है जब तक जीनस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ बेटा। अगर मान लो मैं सोसाइटी का नाम ना बताऊं, कॉलोनी का नाम ना बताऊं और फ्लैट नंबर बता दूं, उससे पहुंचेगा? क्योंकि उस जगह पे 10 कॉलोनी हो सकती है, तो जब तक जीनस नहीं बताएंगे नहीं पहुंच सकते। हाँ, तुम खुद देख लो, उससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। एपिस इंडिका हनी भी है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो है। इंडिका वर्ड से कोई मतलब नहीं है अकेले। हो गया? जल्दी लिखो यार। हाँ बता बेटा। क्या चीज? अब मैंने सुना हिंदी, क्या बोला? साइंटिफिक नेम को लिख सकते हैं हाथ से, हाथ से अच्छा इटैलिक्स लिख लेगा? हाथ से लिखेगा तो उसके नीचे लाइन लगा, कोशिश क्यों करनी है इटैलिक्स से लिखने की? लिख सकता है पर लिखनी नहीं चाहिए। हाँ बेटा। तो अजीब बात कर रहे हैं, हाथ से लिख सकते हैं। तो कहेगा कि हाथ से नहीं लिखा है तो अंडर, हाथ से लिख रहे तो अंडरलाइन कर रहे हैं, और पैर से लिखेंगे तो उससे भी अंडरलाइन करेगा। ये कोई लॉजिक थोड़ी हो। हाँ बेटा और पूछो। लिख लिया? कैथोन लैटिन एक ऐसी भाषा है जो डेड हो चुकी है, जिसमें बड़े बदलाव नहीं होते। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने नाम लिख दिया उसमें बड़े चेंजेस नहीं होंगे। नहीं तो भाषा बदलेगी तो आपको नाम भी बदलने पड़ेंगे। इसलिए एक ऐसी भाषा ली है जो डेड हो चुकी है, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे।
तो आप उसके वर्ड्स यूज कर सकते हैं। डेड का मतलब क्या होता है बेटा, जो कोई कोई भाषा डेड कब होती है, जब उसका यूज बंद हो जाता है, उसमें बदलाव नहीं होते फिर। नहीं, भाषा लिविंग थोड़ी थी, मेटाबॉलिज्म चल रहा था उसमें। नहीं, कोई कल्चर जीवित है तब जब तक उसमें उसका यूज हो रहा है। नहीं, हाँ, तुम लोग के लॉजिक बहुत कम खराब, मतलब खराब है बहुत ज्यादा। हाँ, देख बच्चे, ये स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब है ये वर्ड जिसका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता। समझ में आ रहा है? भले ही उसको तू स्पीशीज वर्ड लिख ले, पर अकेले कोई मीनिंग नहीं है इंडिका का, उसको कहते हैं। हाँ बेटा, दोनों सेम है, तो नाजा का क्या मीनिंग है? जिसके साथ कैपिटल वर्ड लिखा हो वो जीनस है। जल्दी लिख बेटा, इतना धीरे लिखेगी तो कैसे होगा? रुक जा बच्चे, उसको लिखने थे। एनसीईआरटी पढ़ना बेटा, लिखती है तो रूल पढ़। एनसीईआरटी, हाँ, क्या? टेक्सा, हाँ, टेक्सोनोमिक हायरार्की है, अभी पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक पढ़ाना है। लिख लिया सबने बेटा? कोई ऐसा जो लिख रहा है? जल्दी लिख, चलो अब चलो नेक्स्ट लिखो जल्दी से। हाँ, हाँ बेटा, हाँ कह रहा है कि अगर किताब में होगा तो प्रिंट होगा इटैलिक्स में, हाथ से लिखेंगे तो अलग से लाइन करेंगे। ठीक है, और पूछो। लिख लिया है कि सबने? है, लिख ली जल्दी से, और याद भी करा करो भाई चीजें। हाँ बेटा, कहाँ हो? हाँ, बताओ। हाँ, पर्टिकुलर का मतलब एक कोई नाम है, मतलब स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज नहीं बनती है वो। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब बाद का हिस्सा। वो क्योंकि वो क्या कर रहा है, कह रहा है वो जीनस है, वो स्पीशीज है, एक जनरल तरीके से बोल दिया, पर एक्चुअल में वो एक ऐसा हिस्सा जिसका अपना मतलब नहीं निकलता। बस इतना चीज ध्यान रखना। क्योंकि इसने क्या किया है, एक जगह लिखा है रिटर्न इन इटैलिक्स, एक जगह लिखा है प्रिंटेड इन इटैलिक्स, दो बातें कर दी है। लेकिन एक्चुअल में जब प्रिंट होगा किताब में या कहीं भी तो इटैलिक्स में होगा, हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन होगा। इसीलिए जब तुम किसी के टेस्ट पेपर देखोगे, पुराने कोई टेस्ट पेपर जो कोचिंग्स में बनते थे, अब तो लोग नहीं ध्यान देते इतना, उसमें सारे साइंटिफिक नाम इटैलिक्स में दिखेंगे तुम्हें, है ना। मोनस्कस परप्यूरिस इटैलिक्स में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलिए चले आगे। जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, रूल्स पढ़ो। हाँ बेटा, क्या चीज? साइंटिफिक नेम? हाँ, हाँ तो हम लिखा हुआ लेंगे। हाँ, लिखा हुआ लेंगे बेटा, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं लिख देता हूं, जल्दी से जल्दी जल्दी नोट करो भाई। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम किसी साइंटिफिक नाम को प्रिंट करेंगे, जैसे किताब में प्रिंट करेंगे, पेपर में प्रिंट करेंगे, तो वो टेढ़ा लिखा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इटैलिक्स में लिखा हुआ है। उससे पता चलता है कि ये नाम किस भाषा का है, लैटिन का है। और अगर हम उसके नीचे लाइन लगा दें ऐसे, हाथ से लिखा हो अपनी कॉपी में, तो उससे भी पता चल रहा है वो लैटिन का है। तो लैटिन भाषा का नाम है, ये दिखाने के लिए या तो उसको इटैलिक में प्रिंट करो,
या उसमें हाथ से लिखा हो तो लाइन लगाओ। समझ आ रहा है? इससे क्या पता चलेगा, ये नाम दे रखा है, ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है। क्या दे रखा है? नाम दे रखा है साइंटिफिक। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, चले आगे। एनसीईआरटी पढ़ो भाई, जल्दी करो। क्या हम एक सेपरेट पीडीएफ में 200-200 क्वेश्चन के टेस्ट करा सकते हैं? बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, जितना हो गया। ठीक है, तो एक जब एमडी सर भी जिस वीक में आएंगे, एक टेस्ट उस वीक में कराएंगे 4 चैप्टर का। ठीक है ना? हाँ, मैं पीडीएफ दूंगा उसकी, आपको खुद सॉल्व करके डाउट पूछना है। यहाँ नहीं कराऊंगा यार, यहाँ कैसे होगा बताओ? है ऐप में? हाँ ऐप में करा सकते हैं। ऐप में दोगे? ऐप में दे देना, ज्यादा ठीक पड़ेगा। नहीं बेटा देख, क्या है ना, बायो में तुझे बहुत ऐसा नहीं है कि ओएमआर फिल करने की दिक्कत है, समझ? तो ऐप में क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। सब लोग ऐप में रजिस्टर हैं? ठीक है, तो जो नहीं है बता देना, उसका कर देंगे। क्या करेंगे, ऐप में वो शेड्यूल करा देंगे आपका। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट देंगे, उससे आइडिया लग जाएगा। तो जो 4 चैप्टर हैं उसका एक करा, मैं डेट सर से डिस्कस करके दे दूंगा। 3 बॉटनी के और 4 वो अलग अलग। ठीक है, 200-200 क्वेश्चन दे देंगे, तैयार करो उसे। ठीक है, सही है। कब? 20 को एमडी सर आ रहे हैं, 25 के आसपास, 24 के आसपास जूलॉजी करा देंगे। जिस वीक में मैं आ रहा हूँ उस वीक में बॉटनी कराऊंगा, क्योंकि फिर उसके डाउट बताने होंगे। कभी भी रख देंगे यार, किसी दिन शाम में तुम्हें डेट बता के शाम में रख के छोड़ देंगे, तुम्हें अटेम्प्ट करना है। उसके लिए कोई संडे वनडे का नहीं, कोई ऐसा, ये तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तुम उसमें ज्यादा खोदोगे तो नहीं करेंगे फिर। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम्हें मैनेज करना है हमारे साथ उसको। ठीक है बेटा, ताकि प्रैक्टिस हो सके। सही है, अपने हिसाब से तो देखो कितने नंबर बन रहे हैं। हाँ पीडीएफ भी देंगे उसकी, ठीक है, पर उसको उस पर देंगे तो नंबर आपका रिजल्ट आ पाएगा। हाँ नहीं, वो वैसे ही चलेगा बेटा, उसका कुछ उससे लेना देना नहीं है, वो मैं करवा के दे रहा हूँ आपको। मैं इसको उसके साथ भी करा दूंगा ना, जो मंथन ऑनलाइन चल रहा है उनका आपका कॉमन हो जाएगा वो। किसका? सेल साइकिल का? बायोलॉजिकल का? हाँ उसका टेस्ट पेपर है मेरे पास, ले लो, मैं दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा आपको। बेटा टेस्ट पेपर तो मेरे पास बहुत पड़े होंगे ना, आज दे दें? पहले यार आप पढ़ लो ये चैप्टर, फिर करते हैं बात। ये वाला कर लोगे सारा? चलो आगे चलते हैं, कहानी पे थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके चल रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, जल्दी से लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन करना चाह रहे थे हम लोग, क्वेश्चन कर रहे हैं, रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है ये, मार्क द करेक्ट नेम। ए एपिस इंडिका, बी मैंगीफेरा इंडिका, सी मस्का डोमेस्टिका लिन, डी हमने लिखा मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो बेटा, हाँ ये गलत है क्योंकि कैपिटल है, ये गलत है कैपिटल है, ये दोनों ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि साइंटिस्ट का नाम दे दिया है इसलिए ज्यादा ठीक है। समझ में आ रहा है? अब मैं अंडरलाइन थोड़ी करूंगा, तो मान प्रिंट है, ठीक है। असल में अंडरलाइन करना चाहिए, पर नॉर्मली वो तब जब तेरे पास टेक्स्ट लिखा हो। टेक्स्ट लिखा हो मतलब तू मोनरा पे ऐसे लिख रहा हो। अब क्वेश्चंस में नहीं करते हैं नॉर्मली हम लोग, तो हाथ से वैसे भी क्वेश्चन नहीं लिखते, पेपर में प्रिंट होते हैं ना क्वेश्चन, तो नॉर्मली वो इटैलिक्स में। ठीक है, यस। चले भाई आगे।
ठीक है, रीजन समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर देता, मान लो यहां मैं कैपिटल डी कर देता, तो फिर बी आंसर हो जाता। ठीक है, सही है ना? चलिए आगे चलेंगे। टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन है बेटा। क्या कह रहा है? लिखा नहीं? लिख लिया? चलिए बस इधर ध्यान दो। क्या हुआ है? कहां गया इसी? अच्छा मुझे लगा यहां था। इसको ऊपर कर दो बेटा। बंद करना, बंद कर दो। कैसे बंद होगा ये? कर दे, वहां से बंद कर दे। मुझे लगा यहां था। अच्छा पीछे ये यहां तो नहीं था आगे कोई? सॉरी बेटा, यहां तो नहीं था कोई? अच्छा ऊपर वाले। मुझे लगा एसी गायब हो गया, उड़ गया कहीं। चलो हेडिंग डालो, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। चलो जल्दी करेंगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, जल्दी कर रहे हैं। हेडिंग डालेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम कहां पढ़ रहे हैं? यहाँ पे देखा बच्चा, एक बार बुक दिखा। यहां से पढ़ रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी में। ये जो दे रखा है ना, हाँ ये जो सिंस है, कहां गया? सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल, यहां से पढ़ रहे हैं। सही है, ये वाला टॉपिक हम यहां से उठा रहे हैं। सबको दिख रहा है? कहां से उठा रहे हैं? ये जहां सिंस लिखा हुआ है, यहां से उठाएंगे इसको अब। ठीक है, हाँ ले बेटा। चलो व्हाट इज क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। चलें स्टार्ट करें? ठीक है चलिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सुनना ध्यान से, आपको ये बात समझ में भी आएगी। क्या हुआ है कि जो मेडिकल में जो बच्चे चले जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहां उनको एक बुक पढ़ाई जाती है ग्रे एनाटॉमी नाम से। ग्रे एनाटॉमी क्या है? एक बुक है, बहुत मोटी सी है, जो एक साइंटिस्ट ने खुद से डाइसेक्शन करके जो जो डिटेल्स उसको मिली, उसने वो नोट करी है बुक में प्रॉपर तरीके से। सही है। अब आप इस बात को सोचो कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि हर एक डॉक्टर खुद से डाइसेक्शन करके डिटेल निकाले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप किसी ग्रुप के बारे में पढ़ते हो तो इसका मतलब आपने सबके बारे में जान लिया। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो हम यहां पर लिखते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, टू स्टडी, क्या होगा? टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स और एनिमल्स को इंडिविजुअली स्टडी करना। इंडिविजुअली समझ में आता है? इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। यस, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली उसको अलग से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? वी नीड टू ग्रुप, वी नीड टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म। हाँ भैया, हमें ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप किस आधार पे बनाएंगे? कोई फीचर के आधार पे, कैरेक्टर के आधार पे। यस, तो वी नीड टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। किसके आधार पर? कैरेक्टर के आधार पर। उसको हम क्या बोलेंगे? नोन एज क्लासिफिकेशन, नोन एज क्लासिफिकेशन। ये बहुत मुश्किल है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना। किसमें ग्रुप करना? कैटेगरी, मतलब किसी, मतलब ये बहुत मुश्किल है कि आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को पढ़े, अलग अलग पढ़े, ये बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना पड़ेगा। किसके आधार पर? कैरेक्टर्स के आधार पर, या एनसीईआरटी लिखती है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कोई भी फीचर्स। समझ में आ रहा है? इसके आधार पर हम ग्रुप करते हैं। अब यहां पर मुझे जो टॉपिक पढ़ना है, जो देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है। पहले एनसीईआरटी देखेंगे, पहले सुन लो, एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हैं। इट इज नियरली इम्पॉसिबल
टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ठीक है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस, डिवाइस का क्या मतलब होता है? यंत्र नहीं, वो सी होता है, तरीका, यहां मतलब है तरीका। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस, डिवाइस मतलब कोई तरीका फाइंड आउट करें, सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, हम कोई तरीका निकालें ये पॉसिबल करना कि हम सबको पढ़ सकें। क्या तरीका निकालेंगे? दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट, कन्वीनियंट कैटेगरी क्या होता है? जो आसानी से बन जाए, ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब कोई ऐसे कैरेक्टर जिनको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सको, उनके आधार पर जब आप ग्रुप बनाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये पॉसिबल नहीं है सबको पढ़ सकें, मुझे कोई तरीका निकालना है, तो मैंने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस आधार पर? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उसको हमने क्या बोला? क्लासिफिकेशन बोला। उसको हमने क्या बोला? क्लासिफिकेशन बोला। इसमें कोई डाउट है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, we easily recognize we easily recognize groups such as plants and animals। तो प्लांट और एनिमल्स एक ग्रुप है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं कि हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप बना दिया, ऐसे हमने क्या किया बेटा? ऐसे एक ग्रुप बना दिया। अब ये जो ग्रुप है इसको मैंने नाम दिया है प्लांट्स, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? प्लांट्स। ठीक है, तो अब इस प्लांट में जो ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप बना है प्लांट, इसमें ये सब फीचर होंगे, सेल वॉल, प्लास्टिड, समझ में आ रहा है ना? तो ये वो कैरेक्टर है जिनको हम इजिली क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इजिली रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर के आधार पर जो ग्रुप बनाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? सच प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ये क्लियर है? तो वो जो प्रोसेस है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, मतलब ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसको एक अलग से नाम देंगे, टैक्सोनॉमी, उस पे आएंगे हम लोग। अब देखो, अब क्या कह रहा है? द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ सच टर्म्स। अब यहां पर मैं आपको एक नई यूज पे ले जाऊंगा, पहले लिख लो, फिर मैं टैक्स और कैटेगरी समझाऊंगा। करो पहले इसको, इतना लिखो पहले, ये समझ में आ गया? ये बेसिक सी 2-3 लाइनें हैं। सबको नहीं पढ़ सकते, ग्रुप पढ़ सकते हैं। ग्रुप किस आधार पे बनाए हैं? कुछ कैरेक्टर के आधार पे। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लियर है? ठीक है, चलिए जल्दी करिए। कुछ बच्चों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सर अचानक से क्यों पढ़ाने लग गए? कल तो दूसरा माहौल था। हाँ, मैंने ऐसा ही होता है बेटा, मान उसी माहौल में रहना चाहता है। ठीक है, हमारे मोरल ड्यूटी है कि अगले दिन ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर पिटाई करके उनको नॉर्मल लाना है ना? सही है? नहीं तो मन ऐसा है कि एक हफ्ते सेलिब्रेट करना चाहता है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो तुम। ठीक है? हाँ, हाँ बेटा, बोल भाई, क्या हुआ है? तो समोसा नहीं मिला कल? 2 मिला था। जिसको नहीं मिला भाई क्या कर सकते हैं, अब अगले जन्मदिन का वेट करो, है ना? है, अगले साल वहां कोशिश करो कि ना खिलाना पड़े हमें। हाँ, अब तुम समझदार हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, है, हाँ, उसको ले, वो जो ट्रे होती है ना डॉक्टर वाली, उसमें केक लेके आ जाइए, है ना? सही है, उसके साथ डाइसेक्शन ब्लेड लेके केक काटेंगे। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं आगे। लिख लिया ना? अरे लिख लिया बेटा। देखो, इससे ज्यादा नंबर का आता नहीं है, पर इसकी एनसीईआरटी लिखी मुश्किल हुई है लिविंग वर्ल्ड की, और थोड़ा सा ऐसी चीजें बोल रहा है जो इसमें हम बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, उस तरह की इंग्लिश है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, टेक्स्ट और कैटेगरी समझाते हैं आपको ये क्या होता है।
लिख लिया था सबने ना? सबसे पहले तो ये समझ लो, किसी चीज सिंगल, कोई चीज सिंगल होती है उसको टैक्सॉन कहते हैं। अगर मैनी होता है प्लूरल, जैसे कोकस और कोकाई था, उसको टेक्सा कहते हैं। इसमें फर्क समझ, पहले टेक्सा टैक्सॉन में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब टेक्सा और कैटेगरी में फर्क समझ लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे सब लोग? अरे भाई सुनो, इधर ध्यान दो, लिखो नहीं। मान लो हम क्या करते हैं बेटा, कैटेगरी क्या होता है? एक सिंपल ग्रुप होता है। कैटेगरी क्या है? एक सिंपल ग्रुप होता है। सिंपल किसी भी तरीके का ग्रुप, एनी टाइप, किसी भी तरह का ग्रुप, उसको अपने कैटेगरी बोल सकते हैं। ठीक है, हम वर्ड यूज करते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, टैक्सोनोमिक कैटेगरी। मतलब एक ऐसी कैटेगरी जो टैक्सॉन है। ये क्या होता है? टैक्सॉन क्या होता है? इट इज दैट कैटेगरी, कैटेगरी ये वो कैटेगरी है टू विच सम फीचर एसोसिएट है। एसोसिएट का मतलब नाम लेते ही, नाम लेते ही व्हेन वी राइट सम नेम, मेरे दिमाग में कुछ फीचर आए। व्हेन वी राइट, व्हेन वी राइट सम नेम, सम नेम ऑफ कैटेगरी, उस कैटेगरी का जब मैं नाम लिखूं तो मेरे दिमाग में कुछ फीचर आए, सम फीचर इन माई माइंड, इन आवर माइंड। ठीक है, मतलब क्या हुआ समझो। जैसे मान लो मैंने एक कैटेगरी बना दी, इस कैटेगरी का नाम एनीमिलिया है, ये एक कैटेगरी है। लेकिन जब मैंने इसमें, एक ग्रुप था, कैटेगरी थी, जब जैसे ही मैंने एनीमिलिया वर्ड लिखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे फीचर आएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक वर्ड यूज करता हूं काऊ, मैं एक वर्ड यूज करता हूं डॉग, तो डॉग, काऊ, ये सब एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसे ग्रुप है जिनका नाम लेते ही दिमाग में कोई ना कोई कैरेक्टर आते हैं उनके। सही है, ऐसी कैटेगरीज जिनको नाम सुन के मेरे दिमाग में कुछ कैरेक्टर आए, उनको हम टैक्सॉन या टैक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो कैटेगरी के कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं किंगडम, तो किंगडम एक कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन उसको सुनकर मेरे दिमाग में कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर एग्जाम्पल में एनिमल किंगडम लिख देता हूं तो मेरे दिमाग में फीचर आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कैटेगरी किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप हो सकता है, पर टैक्सोन क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है, एक बायो बेस्ड ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो बायो बेस्ड है, ऑर्गेनिज्म का बना हुआ है, जिसका नाम सुनकर मेरे दिमाग में कुछ कैरेक्टर आते हैं, उसे टैक्सोन कहते हैं। और एक से ज्यादा टैक्सोन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? टैक्सा बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो टैक्सोन के एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोन? एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोन, ध्यान से सुनेंगे बेटा। एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोन मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। मेरे पास टैक्सोन के एग्जाम्पल, एनिमल, एनिमिलिया एक टैक्सोन है, मेमिलिया एक टैक्सोन है, सही है, प्राइमेट एक टैक्सोन है, डॉग एक टैक्सोन है, यस, कैट एक टैक्सोन है। समझ में आ रहा है? ह्यूमन एक टैक्सोन है, क्योंकि एक ह्यूमन थोड़ी है, उसमें बहुत सारे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो मैंने ये बना दिया एनिमिलिया, ठीक है, जैसे यहां बना हुआ है, इस एनिमिलिया के अंदर एक क्लास आ जाती है मेमिलिया। एक क्लास क्या आ गई? मेमिलिया आ गई, इसके अंदर आ गई। इसके अंदर एक और ग्रुप रख दिया, मान लो मैंने डॉग का, या मैंने यहां पे प्राइमेट रख दिए, बंदर वाले ग्रुप, जिसमें ह्यूमन भी आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये भी टैक्सोन है, ये भी टैक्सोन है, और ये भी टैक्सोन है। पर क्या हम ये कह सकते हैं दीज आर टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल? अलग अलग स्तर के टैक्सोन है, सही है। तो टैक्सोन वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है एक ऐसा ग्रुप जिसके साथ कुछ फीचर जुड़े हों, जिसका नाम लेते ही मेरे दिमाग में है। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, अल्सेशियन, वो एक डॉग होता है, वो सफेद सा छोटा सा, ठीक है, उसका नाम सुनते दिमाग में एक फीचर आ रहा है। ठीक है, मान लो मैंने एक नाम ले दिया नीम,
तो नीम सुनते ही मेरे दिमाग में खास तरह के पेड़ की इमेज बन रही है। ये सब टैक्सॉन है, ये सब क्या है, टैक्सॉन है। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, ये कुछ बच्चे अपने गली वाले कुत्ते सोच रहे होंगे कौन कौन से हैं, इस पे ध्यान दो ना। दिमाग इधर ही भागता है, काम की चीज पे नहीं भागता। उनको अपने पड़ोसी का कुत्ता, अपना कुत्ता, पुराना कुत्ता, नया कुत्ता, वो याद आ रहे होंगे। दिमाग यही है तुम्हारा। तुम्हें टैक्सॉन और कैटेगरी से कोई मतलब नहीं पता चलता। अच्छा, टैक्सॉन को हम टैक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, सही है। अब मैं ये लिख सकता हूं, ये टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल है, दे आर टैक्सॉन्स एट डिफरेंट लेवल। यस, ठीक है। फाइलम वर्ड से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा फाइलम आर्थ्रोपोडा, मेरे दिमाग में क्या जाएगा, जॉइंटेड लेग्स, सही है, बोलो, है ना। कुछ ऐसे दिखने लगेगा आर्थ्रोपोडा लिखते ही, ऐसी आर्थ्रोपोडा लिखते ही मेरे दिमाग में आएगा ये, है ना, जिसके पैर जॉइंटेड हैं, सही है। जॉइंटेड का मतलब ये होता है, कुछ और होता है, अरे जॉइंट्स होते हैं उसमें, छोड़ो यार तुम लोग, ठीक है, चलो बनाओ, चल बता। हाँ, डॉग क्या है, हाँ हाँ एनिमिली में आएगा। प्राइमेट, जैसे डॉग जो आएगा वो आएगा कार्निवोरा में, वो किस में आएगा, कार्निवोरा में। डॉग और कैट किस में आएंगे, कार्निवोरा में। बंदर वाले किस में आते हैं, प्राइमेट्स में। वो ऑर्डर होता है। हाँ, जैसे सबसे बड़ा ग्रुप है मान लो एनिमिलिया, क्या है, किंगडम है, ठीक है, सही है। फिर आएगी तुम्हारे पास फाइलम, फाइलम होती कॉर्डेटा, उसके अंदर क्लास मेमिलिया, उसके अंदर ऑर्डर है प्राइमेट, कार्निवोरा, ये सब ऑर्डर हैं। हाँ, उसको भी टैक्सॉन बोले, जब तक तू ऑर्डर वर्ड इज कैटेगरी, जैसे ही तू मेमिलिया बोलेगा या प्राइमेट बोलेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सॉन, सही है। मैंगी फेरा टैक्सॉन है, मैंगी फेरा इंडिका भी टैक्सॉन है। भाई मैंगी फेरा इंडिका सुन के मेरे दिमाग में फीचर आ रहे हैं ना, कोई भी ऐसी चीज जिससे दिमाग में फीचर आए, टैक्सॉन है, सही है, बोलो। हाँ, बोल तो रहा हूं फाइलम वर्ड, सिर्फ फाइलम वर्ड, अकेले फाइलम वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकलता, सिंपल कैटेगरी है। लेकिन अगर मैं तेरे को रियलिटी में बताऊं, हम कोई भी नाम ले लें बायोलॉजिकल, सब टैक्सॉन है, क्योंकि सबके साथ कुछ दिमाग में फीचर आएगा ना, सब टैक्सॉन है, ठीक है, बोलो। टैक्सॉन है, हाँ तो काऊ सुन के तेरे दिमाग में नहीं आ रहा कुछ है। हाँ, होमो बेटा जीनस है, वो भी टैक्सॉन है। हाँ हाँ, जीनस का मतलब उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आएंगी। एक्चुअल में क्या, होमो जीनस की कोई स्पीशीज जिंदा नहीं है सेपियंस के अलावा, होमो इरेक्टस एक्सटिंक्ट है, समझ में आ रहा है। तो कोई जिंदा स्पीशीज सिर्फ होमो सेपियंस है, ठीक है, सेपियंस स्पीशीज नहीं है, होमो सेपियंस स्पीशीज है। हाँ, किंगडम वर्ड कैटेगरी का एग्जांपल है, लेकिन किंगडम के साथ एनिमिलिया लगा देंगे तो टैक्सॉन हो जाएगा। कैटेगरी टैक्सॉन एक ही वर्ड बात है, लेकिन एक ऐसी कैटेगरी जिसके साथ कोई कैरेक्टर जुड़ा हो, जिसका नाम सुन के मेरे दिमाग में कुछ आए, कुछ इमेज बने, वो टैक्सॉन होता है? नहीं, कभी नहीं बोल सकते, कैटेगरी टैक्सॉन एक ही बात है। पर हम टैक्सॉन वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मान लो मैंने एक कैटेगरी बना दी जिसमें बॉटल्स रख रखी हैं, वो टैक्सॉन नहीं है ना। टैक्सॉन तो वो कैटेगरी होगी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और उसके कुछ फीचर होंगे, ठीक है। हाँ बेटा, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये वर्ड जो है ना, एक्चुअल में इनसे तेरे दिमाग में कुछ फीचर नहीं बनेगा जब तक तू उसके आगे बताएगा नहीं किसकी बात कर रहा है। तू उनको कैटेगरी बोल सकता है, यस, ठीक है। हाँ बेटा, और बोल। कैटेगरी एक जनरल वर्ड है यार, उससे कुछ पता नहीं चलता, जब उसके साथ फीचर जुड़ेंगे तब टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है, बोल। हाँ बेटा,
तो जब कुत्ते बिल्ली होगा तो एनिमल किंगडम होगी ना। बिना बिना तू मान ले मैं किंगडम लिख दूं और उसके आगे ना एनिमल लिखूं ना प्लांट लिखूं, तेरे दिमाग में कुत्ते बिल्ली क्यों आ रहे हैं? बता, प्लांट क्यों नहीं आ रहे? समझ ना, नाम लिखना पड़ेगा बेटा। सोचने के हिसाब से थोड़ी कह रहा हूं मैं ही कह रहा हूं कि किसी वर्ड के साथ कुछ कैरेक्टर भी तो जुड़े हैं। अब तेरे दिमाग में जो डॉग आ रहा है, दूसरे के दिमाग में वही चीज कैट थोड़ी आ रही होगी। डॉग सबके दिमाग में सेम ही आ रहा होगा ना, कि डॉग ऐसा दिखता है, कि अलग अलग आता होगा? सेम आ रहा होगा ना। हाँ, ठीक है। कुछ के दिमाग में वो मूवी आ रही होगी डॉग वाली, वो कौन सी थी, बोल्ट? बोल्ट भी थी। ये देखिए, कुत्ते की मूवी देखते रहते हैं, क्या हो गया है? हाँ बेटा, बता, आ रहा हूं जल्दी। ये टेक्सा है ना, टेक्सा मतलब ग्रुप, टेक्सॉन है, अलग अलग लेवल पे। देख वो लेवल बताया, सबसे बड़ा लेवल एनिमिलिया, क्या लिखा है, टेक्सॉन है, डिफरेंट लेवल बोला है ना, ये अलग अलग लेवल, मतलब ये बड़ा टेक्सॉन है, ये बड़ा है, फिर छोटा है, ऐसे करके अलग अलग स्तर पे। चलो एनसीईआरटी पढ़ रहे, जल्दी लिख लिया। नॉन लिविंग चीज का नॉमेनक्लेचर, वो तो जरूरत के हिसाब से है। नॉन लिविंग चीज का कोई रूल थोड़ी है नॉमेनक्लेचर करने का। तुम साइंटिफिक नाम सिर्फ इसका बना सकते हो ना, लिविंग का। नॉन लिविंग का क्यों बनाना? मैं चेयर को सेम नाम से जानने की क्या जरूरत पड़ी है अक्रॉस इंडिया, मतलब अक्रॉस वर्ल्ड में? जरूरत है? नहीं, छोड़ दे। इधर देखो भाई, इधर आओ, इधर आओ सारे, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। हम क्या कह रहे हैं देखो बेटा, हम क्या कह रहे हैं देखो, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल, यू वुड थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर, जिसके कान है, बॉडी पर हेयर है। तो मैमल टेक्सोन क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप वो वर्ड बोलोगे आपके दिमाग में कुछ फीचर जाएगा। लाइकवाइज इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट गेहूं, वीट, तो पिक्चर कुछ ना कुछ बनेगी। यस सर। उसके बाद देखो, हेंस ऑल दीज, डॉग, कैट, मैमल, वीट, ये सब समझ आ रहा है? दे आर कन्वीनियंट कैटेगरी है ये, वर यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। क्या चीज? कन्वीनियंट मतलब एक ऐसी कैटेगरी है जो इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए बनाई गई है। मेरी बात समझ, इनका नाम लेते मेरे दिमाग में कुछ आएगा। तो ये कह रहा है कि ये देख बेटा, आप एक चीज समझो, टेक्सॉन कैटेगरी एक ही बात है, पर एक ऐसी कैटेगरी जिसके कुछ फीचर होते हैं उसको टेक्सॉन बोला जाता है। टेक्सॉन कैटेगरी ही है, पर सारी कैटेगरी को टेक्सॉन नहीं बोल सकते। कैटेगरी एक जनरल शब्द है जो नॉन लिविंग के लिए भी यूज हो सकता है। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ बोल सकते हैं बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। बाहर सारी गाड़ियां येलो कलर की खड़ी हैं, तो एक कैटेगरी बन गई। अब तू उसे टेक्सॉन थोड़ी बोलने जाएगा। टेक्सॉन जनरली लिविंग के लिए यूज करते हैं और कुछ फीचर होते हैं। इधर आ जा। अब क्या कह रहा है, द साइंटिफिक टर्म, मतलब कोई शब्द यूज करते हैं इन कैटेगरीज के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सा। अब टेक्सा प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है, देखो यहां पर बेटा कैटेगरीज लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, इसलिए उसने टेक्सा लिखा है। समझ में आ रहा है? इन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, टेक्सा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। ये क्या मतलब हो, ये देखो, हमने यही बोला ना कि एनिमिलिया क्या है, बड़ी कैटेगरी है, ये छोटी है, ये और छोटी है। तो दे आर टेक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तर पर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, अब आ जाओ। ऑल्सो फॉर्म टेक्सा, अलग अलग लेवल पे है पर क्या बनाएंगे, टेक्सा। वीट इज ऑल्सो टेक्सा। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग्स, ऑल आर टेक्सा। डॉग इज अ मैमल, मैमल्स आर एनिमल्स, ये सब टेक्सा है बेटा। देखो क्या कह रहा है, डॉग क्या है, मैमल है, मैमल आर एनिमल, तो ये टेक्सा है, डिफरेंट लेवल हो गए। ये देखो ये लिखा इसने। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में वो दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने दिमाग में रखो। डॉग, कैट, एनिमल, मैमल्स, ये सब टेक्सॉन है, अलग अलग टेक्सॉन है। बहुत सारे टेक्सॉन को क्या बोलते हैं, टेक्सा। अब अलग अलग लेवल ऑफ टेक्सॉन का क्या मतलब है, बड़ा वाला टेक्सॉन हो सकता है, उसके अंदर और आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसका मतलब है लेवल्स। उसका मतलब क्या है, लेवल। किसी बड़े से मान लो स्कूल है,
देख समझो ध्यान से, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर छोटे ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, समझ आ रहा है? अब वो सब एक तरह की कैटेगरी है, पर वो अलग अलग लेवल पे है ना, समझ पा रहे हो? उस तरीके से देख रहे, आगे आ जाओ। अब आते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी, हेडिंग डालो जल्दी, फास्ट। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी लिखेंगे। जल्दी। हाँ भाई, पहले ध्यान से सुनेंगे, सुन लो ध्यान से, सुनो सब लोग, मेरी तरफ देखो सब लोग, पहले सुन लो, अगर समझ में आ गया तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो फंसेगी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो किसी कोचिंग में ऑलरेडी 4 बैच चल रहे हैं, चारों बैच जो है उनमें हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग लेवल्स पे बच्चों को रखा हुआ है, एक 200 नंबर, 400 नंबर, 600 नंबर, 700 नंबर, ऐसे करके नंबर रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है? मेरा पॉइंट ये है कि बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई नया बच्चा आएगा, उससे बात करके टेस्ट करके फिट करेंगे कहीं, समझ में आ रहा है? ऐसे ही टैक्सॉन ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने एनिमिलिया प्लांटी ऑलरेडी बना रखा है। अब कोई नया प्लांट एनिमल जब मिलेगा, उसको इनमें रखना पड़ेगा, सही है? एक तरीका क्या है, कुछ भी करके रख दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, टेस्ट लेके रख रहे होंगे ताकि सही फिट हो जाए। ऐसे ही कोई नया प्लांट एनिमल मिले तो उसको फीचर के हिसाब से उन ग्रुप में रखना, उन टैक्सोन में रखना, उसके पूरे प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी नया प्लांट या एनिमल, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पेसिमेन। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पेसिमेन। तो कोई भी नया प्लांट और एनिमल, उसको किसी टैक्सोन में रखना, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनमें रखना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही? अब जरा ऐसी कहानी समझते हैं। मान लो ये सबसे बड़ा टैक्सोन है, मान लो एनिमिलिया, ध्यान से सुनना, ये एनिमिलिया एक बड़ा टैक्सोन है, इसके अंदर बहुत सारी फाइलम्स हैं, ये फाइलम है, मान लो ये सारी फाइलम है। किंगडम के अंदर क्या होती है बेटा? फाइलम होती है। तो किंगडम के बाद हमने ये फाइलम बना लिया, फाइलम के बाद मेरे पास ये क्लास बन गई, समझ में आ रहा है? तो मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैं डायरेक्टली उठा के क्लास में नहीं रख सकता, पहले मुझे उसको किंगडम में रखना पड़ेगा, फिर उससे छोटे वाले ग्रुप में जाऊंगा, पहले इसमें आएगा तब तो इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा। तो ये जो पूरा स्टेप है, पूरा स्टेप है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू सुटेबल टैक्सॉन, सही है? सुटेबल टैक्सॉन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, किसको? ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म कौन है? मतलब जो ऑलरेडी डिस्कवर है, जो रखा हुआ, उसको क्यों करेंगे भाई? जो नया मिलेगा, मेरी बात समझ पा रहे हो? ऑर्गेनिज्म कौन है? नया स्पेसिमेन, नया स्पेसिमेन इनटू इनटू पर्टिकुलर टैक्सॉन। किस में रखना है? किसी टैक्सॉन में रखना है, किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, फीचर के हिसाब से। उसको हमने क्या बोला? इज नोन एज टैक्सोनॉमी। उसको हमने क्या बोला? टैक्सोनॉमी बोला। कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है? बताओ। तो हमने फीचर के हिसाब से उनको ग्रुप में रखा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। कोई डाउट है? बताओ बेटा। फीचर के हिसाब से हमने उसको किसी ग्रुप में रखने का जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस। अब क्लासिफिकेशन और उसमें क्या फर्क है बेटा? क्लासिफिकेशन इसी का पार्ट होता है टैक्सोनॉमी का, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी में, जो हम आजकल टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज हैं, उनमें हम क्या करते हैं? वी यूज डिफरेंट कैरेक्टर्स, हाँ,
कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर टैक्सोनॉमी लिख लो। टैक्सोनॉमी के लिए हम बहुत सारे और कैरेक्टर यूज करते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी मतलब जो आजकल की जाती है। टैक्सोनॉमी क्या है? एक प्रोसेस है, दिमाग में बिठाओ। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम लिखेंगे स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। आप फॉरेस्ट में गए, आपको एक नया प्लांट मिला, आपको प्लांट मिला, आपने उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन किए। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर्स क्या किए? नोट डाउन किया। अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, आपको रोड पर कोई गाड़ी दिखती है, आप कैसे पहचानते हो कौन सी गाड़ी है? आपने ऑलरेडी देखी थी, सही है? कोई ऐसी चीज आप देख लो जिसके 12 पहिए हों और कुछ ऐसा हो जो अजीब सा हो, आप पहचान पाओगे? नहीं, क्योंकि ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप फॉरेस्ट में गए, आपको एक प्लांट दिखा, उसके कुछ नए फीचर हैं, ठीक है? या तो आपको सारे फीचर याद हो 5000 प्लांट के, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपने क्या किया? उसके फीचर नोट कर लिए। अब क्या करोगे? या तो आप किसी साइंटिस्ट की मदद लो, उनको याद रहते हैं लगभग, या मेरी बात समझना, या आप कंप्यूटर पे जाओ, वहां से सर्च करो जो ऑलरेडी डिस्कवर है, मैच करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे ही तो होता होगा, और कोई तरीका तो नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जाति पहचान ली ये प्लांट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? इसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन। मतलब जो भी प्लांट और एनिमल आपको दिखे उसको आपको पहचानना है ना, कैरेक्टराइजेशन, और उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं उसके फीचर। ठीक है? दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, उसे पहचानो ये है क्या। सही है? क्या करो? उसे पहचानो। सही है? अब आपको पता चल गया ये एनिमीलिया है, तो पहले आप उसको एनिमल किंगडम में रखोगे। फिर आपको पता चल गया मैमल है, तो मैमल में, ऐसे करते करते जाओगे। फाइनली आप उसको किसी ग्रुप में रख पाओगे ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। और लास्ट में जाकर आप उसे एक नाम दोगे, उसे क्या बोलोगे? नॉमेनक्लेचर। अब जैसे मान लो रखते रखते आप चले गए फाइलम क्लास में, आपको पता चला मैमल में ये चला गया, उसमें वो वाले ग्रुप में चला गया है जिसमें हमारे पास टाइगर होता है, क्या बोलेंगे उसे भाई? पैंथेरा। वो इधर बोर्ड पे ध्यान रखो, पैंथेरा टिग्रिस है। अब ये देखने में टाइगर जैसा लग रहा है पर टाइगर नहीं है। मुझे ये तो समझ में आ रही है इस जीनस का है, सही है? मुझे ये तो समझ में आ रही है इस जीनस का है, पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है ये 3 स्पीशीज में से नहीं है। मैं जीनस तक तो सही पहुंच गया, अब मुझे आइडिया लग रहा है ये 3 स्पीशीज में से नहीं है। तो फिर क्या करो? चौथी स्पीशीज का नाम आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मान लो उस जीनस की 3 स्पीशीज डिस्कवर है, वो तीनों से मैच नहीं कर रहा है, कुछ नई स्पीशीज है, पर जीनस तक तो आप सही आ गए। बोलो। तो अब आप एक नई स्पीशीज बनाओगे। क्लियर है? अब नई स्पीशीज बनाने के लिए अपना नाम जो है ना उसको लेटिनाइज कर देना। नहीं नहीं, हाँ, हम क्या देखेंगे, क्या उन तीनों स्पीशीज से किसी से मैच कर रहा है, क्या उन तीनों से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ऐसे ऐसे फीचर मैच करेंगे। उसके बाद देखेंगे यार ये इन तीनों में से तो नहीं है, पर जीनस सही मैच कर रहा है, तो आपको फोर्थ, आपको एक नई स्पीशीज बनानी पड़ेगी। समझ में आ गया? नॉर्मली टैक्सोनॉमिस्ट अपने नाम पर वो चीज रख देते हैं, स्पीशीज का नाम, या उस एरिया के नाम पे। जैसे मान लो नीलगिरी पे मिला वो, तो उसका नाम पैंथेरा नीलगिरिस कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आया? किसी एरिया के हिसाब से रख दिया। अरावली पे मिला, अराविलिस कर दिया। समझ में आया? पर वो नई स्पीसीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो उसका जीनस कुछ और था, आपने क्या किया, डॉग को उठा के इसमें रख दिया और उसका नया नाम दे दिया। ऐसा नहीं करना, सारे कैरेक्टर मैच करने चाहिए जीनस तक, तब आप नई स्पीशीज बनाओगे। क्लियर है बेटा? बोलो। हाँ, तो ये चीज है, तो ये स्टेप्स हैं किसके? टैक्सोनॉमी के। नोट करिए। हाँ बेटा। नहीं, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहले पहचानो, जब पहचानोगे तब जाकर उसको ग्रुप में रखोगे। हाँ, कैरेक्टर की मदद से पहचानेंगे, वो पैरेलल चल रहा होगा, पहचानते हुए ग्रुप में रखते चले जाएंगे। ठीक है? हाँ, पहले तुम उसके देखोगे यार, देखो पहले तुम ये देखोगे कि यार ये प्लांट है कि एनिमल है। तुमने एनिमल देख लिया, अब एनिमल में तुम देखोगे वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट, तुम्हें इंसेक्ट दिख रहा है तो सीधे तुम फाइलम आर्थ्रोपोडा में जाओगे, और फिर उसके बाद देखोगे क्या ये इंसेक्ट है, क्लास इंसेक्टा में जाओगे,
अब इंसेक्ट में देखोगे कि वो क्या क्या फीचर हैं, तो इंसेक्ट के जितने जीनस होंगे सबसे मैच करोगे तो किसी एक में फिट हो रहा होगा। अब आपको लगेगा कि यार ये वाला तो ऑलरेडी डिस्कवर था, तो यार टाइम खराब हो गया। समझ में आ रहा है? अब डिस्कवर नहीं था तो फिर आप उसको एक नया नाम दोगे, जीनस सेम करके स्पीशीज का नाम दे दोगे। कैरेक्टराइजेशन का दिख पीछे एक चीज समझ नहीं रही है, इधर सुनो भाई, एक मिनट रुको। आपके इंडिया में मान लो 15 टैक्सोनोमिस्ट बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या सारे जंगल में जाएंगे? नहीं। उसने अपने स्टूडेंट को भेजा, तो वो अपनी कॉपी में फीचर लिख कर लाया। समझ में आ रहा है? वो फीचर लिख कर लाएगा। अब फीचर लाके अपने टीचर को दिखाएगा, सर आप बताओ, हेल्प करो पहचानने में। तो डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टराइजेशन का मतलब है वो फीचर नोट डाउन करना, उनके बारे जो देखा उसको देखना क्या क्या है, वो ये है। आइडेंटिफिकेशन या तो जो ऑलरेडी डिस्कवर है उससे आप कंपेयर कर लो या किसी की मदद ले लो, वो आइडेंटिफिकेशन। यहां पर एक टॉपिक पढ़ा करते थे, अब सिलेबस में नहीं है, टैक्सोनॉमिक एड्स, ये अब सिलेबस में नहीं है। टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब होता है मदद, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब पहली मदद, यही होता है ना चोट लगने पे, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, तो पहली मदद वही होती है। तो यहाँ एड का मतलब है मदद, तो टैक्सोनॉमिक एड वो मदद है जो पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, पूछो। हाँ, क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी क्या है, एक पूरा प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है ग्रुपिंग, आप किसी भी चीज को ग्रुप कर रहे हो वो क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमी का मतलब है कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं किसके अंदर, टैक्सोन के अंदर, और सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। क्लासिफिकेशन उसका एक पार्ट है टैक्सोनॉमी का, है दोनों प्रोसेस। पर क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, एक जनरल वर्ड है, जनरल वर्ड मतलब ग्रुपिंग करना। पर जब मैं क्या करता हूं, किसी नए प्लांट और एनिमल को प्रॉपर एक स्टेप के थ्रू जाता हूं, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। किसी भी चीज के लिए बोल सकते हो क्लासिफिकेशन, तो सिंपल क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपको ये पहचान हो गई है, अब आप रखते चले जाओ, इसमें रखना है, इसमें रखना है, इसमें रखना है। तो जब आप फाइनली उसको कहीं रख दोगे, वो हो गया क्लासिफिकेशन। हाँ, अब लास्ट में जाके उसका नाम लिखोगे, नाम पहले नहीं लिख सकते, नाम लास्ट में रखेंगे। नाम पहले कैसे रख सकते हो भाई? क्या कर रहे हो तुम चारों पांचों? इधर ध्यान रखो, क्या गिर गया नीचे? कुछ आ रहा था, पैसे गिरे हैं, अठन्नी गिर गई। हाँ, बेटा लास्ट तक जाने को क्लासिफिकेशन बोलते हैं, मतलब आप किंगडम से लेके अंदर तक जा रहे हैं, उसमें उसको क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी पूरा प्रोसेस है, आप फॉरेस्ट गए, आपने नोट डाउन किया, फिर आपने कंपेयर किया, फिर ग्रुपिंग करी, फिर नाम लिखा, वो पूरा प्रोसेस टेक्सोनोमी है। लास्ट तक आना, टेक्सोनोमी में नाम लिखना भी इन्वॉल्व है। ठीक है? क्या हो गया भाई? इनाम? तुम्हारा नाम तो बेटा बिना कैरेक्टर के दिया, जैसे पैदा हुए नाम रख दिया, अब एकदम उल्टे कैरेक्टर आ रहे हैं, है ना? नाम रोशन रखा, एकदम अंधेरा कर रखा है घर में तुमने, नहीं है? हाँ, तो वो गड़बड़ पता है क्या है, वो गड़बड़ ये है कि लास्ट स्टेप पहले फॉलो कर लिया, अब बाकी के स्टेप पूरे हो रहे हैं। अब जैसे जैसे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन हो रही है तो पता चल रहा है कि यार इसके तो उल्टे कैरेक्टर है ना, पैसा सब खराब कर रहा है। हाँ, नाम अब नहीं बदला जा सकता बेटा, एक बार नॉमन क्लेचर हो गया 10th क्लास का, अब नाम नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, आगे चलेंगे बेटा। ये देखो, यहां देखो, यहां देखो, देखो देखो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। बेस्ड ऑन कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में रख सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। सही है? ये जो पूरा प्रोसेस है, ग्रुपिंग करते हुए चले जाना, नाम लिखना, इन सबको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, देखो क्या क्या बोल रहा है, इसके ये किस पर आधारित है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब लीफ, स्टेम, रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी,
along with structure of cell डेवलपमेंट प्रोसेस का क्या मतलब हुआ यहां पर, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब किस जगह वो मिल रहा है, आर एसेंशियल एंड फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी। तो यहां पर जो हमने लिखा है ना, हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज करते हैं। अब यहाँ डिफरेंट कैरेक्टर्स में आप चाहो तो यहाँ नोट कर लो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर मतलब एनाटॉमी, टिश्यू कैसा है। और क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर, सही है, रूट स्टेम लीफ। और क्या यूज कर रहे हो, सेल स्ट्रक्चर। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है, कहां मिला, किस सीजन में मिला, समझ में आ रहा है, किस मिट्टी में मिला, किस तरह का, उधर बारिश हो रही थी, क्लियर है, समझ आ रहा है, उसको इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। हाँ वो सब, इसको इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर मैं इन सब को यूज करूंगा तो ये आजकल क्या यूज किया जा रहा है, इसे कह रहे हैं, इसे किसमें यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज में। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देर देखो बेटा क्या बोल रहा है, हेंस कैरेक्टराइजेशन, जिसे डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनोमी में ये प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, टेक्सोनोमी कुछ नया नहीं है, नॉट समथिंग न्यू, ये नया नहीं है। आप कभी मान लो बस स्टैंड पे बैठो या कहीं बैठे रहोगे खाली, जो बहुत टाइम करते हो आप लोग, खाली बैठे हो तो गिन रहे हैं कितनी गाड़ी चली गई, कितनी साइकिल चली गई, समझ में आ रहा है। तो ये बाई नेचर ह्यूमन करता है, क्लासिफिकेशन हमेशा करता है, ठीक है। बैठे हुए ट्रेन में वहां पे देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग वन एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्यों इंटरेस्टेड है ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में, अपने फायदे के लिए, किससे कपड़ा मिलेगा, किससे रोटी मिलेगी, किसको बोझा ढोना है, किसको दूध मिलेगा, ये समझ में आ रहा है, ये इसलिए इंटरेस्टेड है ह्यूमन। हाँ पेटेंट तो अब हो गया ना, पहले तो पालने के लिए, सही है। उसके बाद क्या है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। तो ह्यूमन बहुत पहले से क्लासिफिकेशन करता रहा है, अब क्या है, ये एज अ साइंस बन गई है, टैक्सोनॉमी अब क्या हो गई है, एज अ साइंस डेवलप हो गई। इन अर्ली डेज क्या है, नीड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, देख लो। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी, ये देखो क्वेश्चन बनेगा यहां, मॉडर्न टेक्सोनोमिक में ये सारी चीजें बेस बना रहे हैं। और शुरुआती क्लासिफिकेशन किस पर यूज थी, हमारी यूज पर बेस थी। ये वही है जो अरिस्टोटल से पहले दिया हुआ है, याद आया, ये वही वही वाली बातें कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं चैप्टर्स लिंक है ये दो तीन आपस में। अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स समझ लो क्या है, पहले ये लिख लो, सिस्टमैटिक्स बता रहा हूं जल्दी, ये लिख लिया, लिख लो जिसने नहीं लिखा, 2 मिनट लिखो, जल्दी जल्दी फास्ट भाई, लिख ले, छुट्टी नहीं हुई, लिखा हुआ पहले से है, सही, मेरे से पहले लिख लिया अगर नहीं। अब तुम्हें किसकी क्लास है, वीटी सर की, नहीं वीटी सर की तो हो गई, किसकी है, बीएन सर की, ठीक है। तुम लोग भीड़ क्यों लगाए हुए थे, क्या हुआ है, एक सर ने मोटिवेट किया था इसलिए भीड़ लगा लेते तुम लोग, ठीक है। बेटे जो तुम्हारी दिक्कत है वो तुम सॉल्व करोगे, कोई और नहीं करेगा। और मेहनत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ सही है भाई, सही है, मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है ना। तो पापा मोटिवेशन है, इस पर लाठी है उनके पास, बैट लाठी जूता सब कुछ है ना, बस बहुत है ना। दो तरीके हैं, पहले तो इंटरनल पिटाई, घर में पीट लिया, फिर एक्सटर्नल पिटाई, भाग रहा है चप्पल से फेंक के मारा, दोनों तरह की है बेटा। क्या चीज है, बेसिस मैं ही कह रहा हूं कि मॉडर्न, देख मेरी बात सुन, सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। डेवलपमेंट मतलब होता है बच्चे, देख मेरे जैसे एम्ब्रियोलॉजी होती है ना, कि कैसे जाइगोट से पूरा ह्यूमन बना, इस तरह की डेवलपमेंट, वो भी बेसिस है। प्लांट्स में भी होती है ऐसी डेवलपमेंट, उसको बेसिस बना रहे हैं। आगे आओ भाई, सिस्टमैटिक्स पे बात करते हैं। इधर देखो भाई, सबसे पहले आपको एक वर्ड लिखना है खुद से, यहां पे देखो। अरे भाई बोर्ड पे ध्यान दो। क्या हुआ? क्या बेटा, कुछ पूछना है बेटे? कुछ पूछना है तो बता। लिख रही थी वहां पे टेक्सोनोमी प्लस। बेटा कुछ पूछना है पूछ ले, मैं फिर बोल रहा हूं इसकी इंग्लिश मुश्किल लिखी हुई है। हाँ बोल बेटा, बोल बोल, क्या हुआ है? अच्छा, अभी चलेंगे वहां पे, हम लोग भी लेंगे। इधर ध्यान दो। श्रुति, बेटा हमें भी मिलेगा, चिंता मत करो, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, सुनो ध्यान से। एक काम कर लेते हैं, तुम्हारी 3 दिन क्लास कम करके 1 हफ्ते फ्रूटी समोसा चलाते हैं, ठीक है? तो पढ़ लो ना, इससे ज्यादा अच्छा पढ़ लो, ठीक है? बाकी तुम समझदार हो, पढ़ लो चुपचाप। इधर ध्यान दो। हाँ भाई, बेटा 1 मिनट सुनो, लास्ट टॉपिक है, उससे लिंक कर लेते हैं, फिर मैं उसको बताऊंगा। बोल जल्दी, पिछली वाली स्लाइड में, जल्दी बोल। किसी भी प्लांट, मेरी बात इधर देख, इधर देख, इधर देखो सारे। अरे इधर देखो, ये लीफ है, इसमें ये कौन सी वीन्स है? रेटिकुलेट विनेशन है। तो इस तरह के फीचर नए प्लांट को डिस्क्राइब करने को कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जब तू कोई प्लांट देखेगा ना, उसके फीचर नोट करेगा, उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है? जो तुझे कहां करना पड़ेगा, मैं एक और एग्जांपल, इधर सुनो भाई सारे, देखो पहले मेरी बात सुनो। होता क्या है कि जब हम फॉरेस्ट जाते हैं या किसी फील्ड में जाते हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए, ठीक है, सही है, तो नहीं नहीं, कहीं और ध्यान है भाई का। हाँ है, उधर आ गया समोसा। हाँ समोसा बट रहा है, देख क्या ऐसे आ गए हैं। इधर सुनो बेटा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसीलिए पेपर यहाँ लीक हो जाता है। बच्चा समोसा उस पर ध्यान है, पेपर कोई और ले गया है। इधर ध्यान रखो, काम की बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो। होता क्या है कि जब आप कभी किसी फील्ड स्टडी में जाओगे, फॉरेस्ट में जाओगे, तो जब कोई प्लांट आप देखते हो, उसके फीचर जो लाइव दिख रहे होते हैं, और जब आप तोड़ के घर तक लाते हो वो खराब हो जाता है, ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि जो पर्सन फील्ड में गया है, वो उसकी फोटो खींच लेता है, और उसके फीचर, एक फील्ड डायरी होती है, उसमें नोट कर लेता है। उस सबको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइज डिस्क्रिप्शन। अब जब वो लेकर अपने टीचर के पास आता है, जो एक तरह का टैक्सोनोमिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो उन फीचर्स को एनालाइज करता है, या तो वो खुद आइडेंटिफाई करेगा, नहीं तो किसी बुक के थ्रू, किसी और चीजों के थ्रू मदद लेके वो उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर फाइनली ग्रुप में रखते हैं और उसका नाम लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है कैरेक्टर्स के बारे में लिखना, जैसे कि फाइब्रस रूट है कि टैप रूट है, किस तरह का फ्लावर है, पेंटामेरस है, ट्राईमेरस है, समझ में आ रहा है? ये सब इसमें आता है, इनमें। क्लियर है? यस। अब क्या है, अब आते हैं हम सिस्टमैटिक्स पर। टेक्सोनॉमी के साथ अगर मैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ दूं, तो उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, आपको घर में काम मिला भाई, मेरी तरफ, मैं यहां भी हूं, ठीक है? हाँ, सुन ध्यान से। हाँ, आपको घर में काम मिला है कि आप क्या करो, घर की अलमारी बढ़िया से ठीक कर दो, ठीक है? सरिया दो, बहुत बढ़िया, ये शाबाश। तो घर की अलमारी सरिया दो, उसके लिए उसके लिए आपने क्या किया, ध्यान सुनेंगे। आपने क्या किया, बहुत बढ़िया से सरियाई, तकिया एक अलमारी में, ठीक है? उसके अगले रूम में ले जाके, 2 रूम मिले थे आपको, अगले रूम में ले जाके आपने चादर रख दी, ठीक है? समझ में आ रहा है? तौलिया यहां रख दिए और टी शर्ट दूसरे रूम में रख दी। तो जब आपके फादर या घर पे कोई आया, उन्होंने डंडे लेके खूब पिटाई करी। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि तकिया चादर पास नहीं रखेगा तो रात में पहले तकिया उधर खोजूंगा और चादर वहां जाके खोजूंगा। समझ आ रहा है?
अब देखो, ये जो तू बोल रहा है सरियाना, इसको टेक्सोनॉमी कहते हैं, लेकिन उन ग्रुप को जो रिलेटेड हैं उनको साथ रखना जरूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी को सही से प्लेस करना है, किसी ग्रुप में रखना है, उसे टेक्सोनॉमी कह रहे हैं, सही है। लेकिन जो रिलेटेड हैं उनको पास रखना है, सही है, उनको ऐसे अरेंज करना है, प्रॉपर अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक शब्द का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक का मतलब होता है प्रॉपर, समझ में आ रहा है? प्रॉपर अरेंजमेंट। तो अगर मैं किसी को प्रॉपर अरेंज करूं तो किस आधार पर करूंगा? वहां तो ठीक है, रात में सोना है, तकिया और चादर पास ही है। यहां पर कौन सी प्रॉपर अरेंजमेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस रिलेशनशिप पर? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हमने क्या किया बेटा, हमने देखा कि सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें टेक्सोनॉमी तो है ही, एवोल्यूशन के हिसाब से कि कौन किससे बना। जैसे हमने क्या किया, समझो ध्यान से, हमारे पास एक एनिमल्स आए थे जिन्हें रेप्टाइल्स बोला था। रेप्टाइल्स एक ग्रुप है, रेप्टाइल से बने, मान लो रेप्टाइल से पहले आए एम्फीबियंस, ध्यान से सुनना, एम्फीबियन रेप्टाइल से पहले आए, फिर रेप्टाइल से कुछ लोग उड़ गए, वो बर्ड्स बन गए, और कुछ मैमल्स बन गए। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मेरा ये टेबल आपके पास कहां दे रखी है? एवोल्यूशन में। नीचे एक डायनासोर जैसा कुछ बना रखा है, और फिर ऊपर उसने ऐसे ऐसे एरो निकाल रखे हैं, तो वो दिखा रहा है कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स और मैमल्स बने। एवोल्यूशन वाइज मैमल और बर्ड का ये कॉमन एंसेस्टर है, इनको पास रखा हुआ है, इन दोनों ग्रुप को पास रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों टैक्सॉन है, क्लियर है? तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका अर्थ होता है कि जो भी, ध्यान सुनेंगे बेटा, जो भी कॉमन है, मतलब जिनके कॉमन एंसेस्टर है, इसके कॉमन एंसेस्टर है, इनको साथ रखो। तो हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं करनी, हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से प्रॉपर तरीके से उनको अरेंज भी रखना है, उन टेक्सोन को पास रखना है जिनका कॉमन एंसेस्टर है। ये समझ में आ रहा है? इसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है बेटा? इट इन्वॉल्व taxonomy as well as keeping taxon together। किसके आधार पर? on the basis of evolutionary study। समझ में आ रहा है? एवोल्यूशनरी स्टडी। अब ये काम लीनियस ने भी किया था अपनी किताब में। सिमिलर वर्क किसने किया? लीनियस ने, बाय लीनियस ने क्या किया था? एक बुक पब्लिश करी थी, उस बुक का नाम जो था सिस्टमा नेचुरई, सही है। उसमें उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई करा था प्रॉपर तरीके से, उन ग्रुप्स को पास रखा था जिनमें कैरेक्टर मैच करते थे। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या बोलता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहता है कि जो भी टेक्सोन है उनको साथ प्लेस करो, प्लेस टुगेदर, जिनके क्या हैं? हैव कॉमन एंसेस्टर। समझ में आ रहा है? जो मैंने तुम्हें कहानी समझाई घर वाली, जो चीजें जरूरी हैं साथ आएंगी यूज, उनको पास रखो। सिर्फ अलमीरा में रखने से काम नहीं हो रहा है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब है किसी कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर देना। समझ में आ रहा है? अब उस ग्रुप को सही करना है, वो ग्रुप इधर उधर हैं, उनको कैसे अरेंज करना है? एवोल्यूशन वाइज। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में ये तो आएगा, ये भी आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो रही है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा, मैं बताता हूं। टैक्सोनॉमी का मतलब है आप ग्रुप में रख रहे हो, सिस्टमैटिक्स का मतलब उन ग्रुप को साथ ठीक कर रहे हो। तो पहले आप उन्हें ठीक कर लो। तो पुरानी टैक्सोनॉमी में रैंडम रख देते थे, नई टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? हम ग्रुप में तो रखते हैं, साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जिनका एवोल्यूशन कॉमन एंसेस्टर है उनको पास रखें। समझ आ रहा है? ये बात सोच पा रहे हो? पहले क्या करते थे? सिर्फ टैक्सोनॉमी करते थे। अब क्या करते हैं? सिस्टमैटिक्स करते हैं। मतलब ग्रुप में तो रख रहे हैं, पर उन ग्रुप को साथ ला रहे हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कहते हैं। उनको
टेक्सोनॉमी नहीं बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? और यही बात ये एनसीईआरटी में कहता है। देखो रुक जाओ पहले, ह्यूमन बींग्स देखो क्या कह रहा है। देखो ह्यूमन बींग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग नोइंग मोर देन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहा है, पर उनके बीच में क्या जानना चाह रहा है? रिलेशनशिप। ये थोड़ी जानना चाह रहा है कि उनका आपस में दोस्ती है कि नहीं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। क्या जानना चाह रहा है? रिलेशनशिप। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन शब्द है, क्या नाम है? सिस्टमा। सही है, इसका मतलब मैंगीफेरा भी लैटिन है, इंडिका भी लैटिन है, सिस्टमा भी लैटिन है। चौथा ऑप्शन कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन बन जाएगा। समझे? मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिखते हैं। ठीक है, दिख गया क्वेश्चन? हाँ, तो दिस विच मीन्स सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट, किसकी? ऑर्गेनिज्म की। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरई एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, मतलब बुक। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एंड लार्ज इंक्लूडिंग, मतलब बाद में सिस्टमैटिक्स में ये भी डाल दिया, टेक्सोनॉमी डाल दी। ये टेक्सोनॉमी है ना तीनों, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये क्या है? टेक्सोनॉमी तो है। समझ में आ रहा है? तो सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट कौन सा? रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी। ये यहां कह रहा है कि हमें रिलेशनशिप देखना है, ऐसी ब्रांच को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। नीचे बता रहा है कौन सा रिलेशन देखना है? एवोल्यूशनरी रिलेशन। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखी है एनसीईआरटी उसने। चैप्टर की लैंग्वेज टफ है, टॉपिक मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन आज तक नहीं आया। सही है, इसका क्वेश्चन आसान ही आएगा, पर आपके दिमाग में बेसिक इमेज बनी होनी चाहिए। टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है, टैक्सॉन क्या होता है, आप आंसर कर पा ले जाओगे। ठीक है, जिस तरह की ये लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसे ये पब्लिकेशन लिख रहा है, ये बुक लिखना चाहिए यहाँ पर इसे। ठीक है, तो उसको बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है पब्लिकेशन क्या होता है, नोट करिए। चलिए, हाँ बेटा बता। कल करेंगे इसका आगे। हाँ बोल। उनको पास ले आएंगे एक बड़े ग्रुप में, दोनों को। जैसे मान ले मैंने क्या किया है, फिश, मैमल, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल ऐसे बिखरे हुए हैं। भाई फिश को तो फिश में ही रखेगा ना टेक्सोनॉमी में। सही है, अब उनको रख लिया। अब तूने क्या किया, बर्ड्स और मैमल वाले ग्रुप को पास ले आया। सही है, क्योंकि हाँ ग्रुप तो मैमल में है ही, पर पास प्लेस कर दिया। हाँ, जैसे मान ले मैं एक ट्री बनाता हूं, इधर देख, मैं एक ट्री बनाता हूं जिसमें इस तरीके का डायग्राम होता है। ये नॉर्मली एक ऐसा ट्री होता है। तो ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ई इन सबका एंसेस्टर है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं पी। तो पी कॉमन एंसेस्टर ए बी का, इसलिए पास है ये। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। ये यही ट्री तुम्हारी एनसीईआरटी में एवोल्यूशन में बना हुआ है। ऐसे वो ट्री बना हुआ है, किसी को पता भी नहीं है वो क्या बना रखा उसने, ऐसा ऐसा करके बनाया हुआ ना उसने नीचे से रेप्टाइल देके। वो एक ट्री है एक तरह का। समझ में आ रहा है? हर पॉइंट पे कॉमन एंसेस्टर है, तो उनको पास रखना है। ठीक है, तो ये इतना कर दो, कल करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार रहें। 4 चैप्टर